हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ पूनम कश्यप। वेलकम टू हिस्ट्री मेड सिंपल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है या फिर हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पे अगर आप नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला सवाल है, उससे पहले मैं पेन ले लेती हूँ थोड़ा। तो पहला सवाल है, निम्नलिखित शिलालेख में से कौन सा एक अशोक के राज्य क्षेत्र के पूर्वतम भाग में स्थापित किया गया? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, धौली मुख्य शिला, राजादेश। अगला है, किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण समाहित है? का सही उत्तर होगा महावामस्या, ऑप्शन नंबर डी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है फ्रेंड्स, आप लोग देख पा रहे होंगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अगला है, भारत के बौद्ध स्तूपों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? जो सही नहीं है वो बताना है। तो इसमें जो सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी, ये ग्रामीण इलाकों में स्थित थे। अगला देखते हैं, मेगास्थनीज कौन था? सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य के राजसभा में यूनानी राजदूत। अगला है, कथन कारण से रिलेटेड है। नहीं, इसमें कथन है, उसमें हमें बताना है कि कौन सा वाला सही है। तो चलिए देख लेते हैं जो सही है, उससे उसको देख लेते हैं। पहला है, प्रमुख शिलालेख 13वां अशोक के कलिंग अभियान के कारण हुई वेदनाओं से हुए उसके अनुताप को अभिलिखित करता है। फिर तीसरा सही है, प्रमुख शिलालेख 12वां अशोक द्वारा संस्थापित एक नए वर्ग के अधिकारियों धम्म महामात्तों को निर्दिष्ट करता है। और चौथा, प्रमुख शिलालेख 12वां सभी संप्रदायों के प्रति सहनशीलता दिखाने को कहता है। तो जो सही है वो है पहला, तीसरा, चौथा। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस राजा देश से बौद्ध धर्म के साथ अशोक के संबंध प्रकट होते हैं? सही आंसर होगा लघु शिलालेख राजा देश प्रथम, पहला। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राजा देश में नाम अशोक उत्कीर्णित है? सही उत्तर होगा मास्की स्थित छोटा चट्टान राजा देश प्रथम। अगला है, निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प यानी रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रानियों अशोक, राजा अशोक यानी कि उल्लेखित है? सही उत्तर होगा कंगनहल्ली। अगला है, चक्रवर्ती राजा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो सही है वो हमें बताना है। तो जो सही है वो है पहला, वैसे राजा जिसके राज्य का प्रसार हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक तथा पूर्व में ब्रह्मपुत्र की घाटी से लेकर सिंधु पार तक होता था। और दूसरा, अशोक सम्राट अशोक और समुद्रगुप्त दोनों चक्रवर्ती राजा थे। तो ये दोनों ही बिल्कुल सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा अशोक के निम्नलिखित स्तंभ में से किसको उसके मूल स्थान से हटाकर दिल्ली मंगवाया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पहला मेरठ स्तंभ अभिलेख और दूसरा चोपड़ा स्तंभ अभिलेख, ए और बी दोनों। तो इस हिसाब से डी इसमें सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक के नाम का उल्लेख किया गया है? सही उत्तर होगा प्रथम लघु शिलालेख। अगला है, मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कूट में से हमें सही उत्तर का चयन करना है।
तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा केवल 2। इस काल में किसानों से सिंचाई कर लिया जाता था। तो ऑप्शन नंबर बी इस हिसाब से सही हो जाएगा। अशोक के शिलालेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें भी जो सही है वो बताना है हमें। तो जो सही है वो है पहला, अशोक शिलालेखों के सहारे अपनी प्रजा को संबोधित करने वाला पहला भारतीय राजा था। और दूसरा, इन अभिलेखों को 5 श्रेणियों में बांटा जाता है। तो ये दोनों बिल्कुल सही हैं। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही हो जाएगा। अगला है, सम्राट अशोक के कलिंग युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो जो असत्य है वो है ऑप्शन नंबर डी, इस युद्ध का वर्णन 11वें शिलालेख में किया गया है। अगला है, अशोक की धम्म नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो सही है वो बताना है। तो पहला जो सही है वो हो जाएगा ये, उसने बौद्ध धर्म से संबंधित स्थानों की यात्राएं की। और तीसरा, उसने बौद्ध धर्म की तीसरी संगति का आयोजन करवाया। दूसरा और तीसरा ये है ऑप्शन नंबर सी में, तो ये हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अशोक द्वारा नियुक्त अधिकारियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें भी जो सही है वो बताना है। तो पहला है, धम्म महामात्र को अधिकारियों को पुरस्कार और दंड देने का अधिकार सौंपा गया था। और दूसरा, समाज में धर्म का प्रचार करने के लिए राजुक की नियुक्ति की गई थी। तो ये दोनों ही सही नहीं है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2। अगला है, अशोक द्वारा किए गए सामाजिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें जो सही है वो बताना है। तो जो सही है वो है पहला, पशु पक्षियों के शिकार पर रोक लगाई गई। और तीसरा, राज्य ने अनेकता में एकता स्थापित करने का प्रयास किया। तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर पहले में, तो ऑप्शन नंबर ए इस हिसाब से सही हो जाएगा। अगला है, अशोक से पूर्व निम्नलिखित में से किस शासक ने शांतिवादी नीति को अपनाया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अखनातून। अगला है, मौर्य काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो सही है वो बताना है हमें। तो जो सही है वो है ये पहला, कौटिल्य ने राजा को धर्म परिवर्तन कहा है। और दूसरा सही है, शीर्षस्थ अधिकारी तीर्थ कहलाते थे, पहला और दूसरा। तो ये हमारा है ऑप्शन नंबर ए में, तो ये सही हो जाएगा। अगला है, मौर्य काल में अधिकारी वर्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, समाहर्ता राजकीय कोषागार का संरक्षक होता था। और दूसरा, सन्निधाता कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी होता था। तो इसमें जो सही है वो बताना है, तो ये दोनों ही सही नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है, मौर्य काल में कृषकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही उत्तर का चयन करना है इसमें से हमें। तो पहला होगा, राज्य जमीन को मापने का कार्य करता था। दूसरा, दास उत्पादन कार्यों में लगे हुए थे। तीसरा, राज्य कृषकों के लिए सिंचाई और जल वितरण की व्यवस्था करता था। और चौथा, इस समय पहली बार सुगठित कर निर्धारण प्रणाली का विकास किया गया। तो ये सभी सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इस हिसाब से हमारा सही हो जाएगा। अगला है, मौर्य शासकों द्वारा एक मजबूत केंद्रीय शासन स्थापित करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो सही है इसमें से हमें वो बताना है। तो पहला है, ऐसा नियंत्रण पाटलिपुत्र की अनुकूल अवस्थिति के कारण संभव हुआ। दूसरा, पाटलिपुत्र से जल मार्ग द्वारा राज्य कर्मचारी चारों ओर आ जा सकते थे। और तीसरा, पूरे साम्राज्य में सुगठित सड़क मार्ग का विकास किया गया था। तो ये तीनों ही बिल्कुल सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। मौर्य काल की
वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? तो जो असत्य है वो है ऑप्शन नंबर बी। पत्थर के स्तंभ राजस्थान में तैयार किए जाते थे। ये हो गया हमारा 23 नंबर, रिपीटेड है 2 बार। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, गंगा के मैदान में नई भौतिक संस्कृति के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सही उत्तर का चयन करना है इसमें से हमें। तो पहला है लोहे का प्रचुर प्रयोग, दूसरा आहत मुद्राओं की उपलब्धता, तीसरा लेखन कला का प्रयोग। तो तीनों ही सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मौर्य सम्राट था? सही उत्तर होगा बृहद्रथ। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करना है इसमें से भी हमें। तो पहला है, अशोक की धार्मिक नीति और यज्ञ विरोधी रुख से ब्राह्मणों में प्रतिक्रिया हुई। दूसरा, मौर्य शासक में वित्तीय संकट का उत्पन्न हो गया मौर्य शासन में। और तीसरा, प्रांतों में दमनकारी शासन था। तो ये तीनों बिल्कुल सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है, मौर्य काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर बी। इस काल में आहत रजत मुद्राओं का प्रचलन नहीं था। अगला है, चीन की दीवार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो सही है इसमें भी हमें वो बताना है। तो जो सही है वो है ऑप्शन नंबर 2। यूनानियों ने उत्तर अफगानिस्तान में बैक्ट्रिया नामक राज्य स्थापित किया। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी केवल 2 सही हो जाएगा। अगला है, मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो सही है वो बताइए। तो पहला है, इसकी स्थापना 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने की। और दूसरा, मौर्य शासकों का उल्लेख जैन, बौद्ध और पौराणिक ग्रंथों तथा संस्कृत वाङ्मय में मिलता है। और तीसरा सही है, अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृतिक भाषा में है। पहला, दूसरा, तीसरा, तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी में, तो ये सही हो जाएगा। अगला है, मौर्य साम्राज्य में 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्रों का वर्णन मिलता है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य इसमें सम्मिलित थे? कूट में से हमें सही उत्तर का चयन करना है। तो जो आंसर होगा वो होगा पहला पाटलिपुत्र, दूसरा तक्षशिला और तीसरा उज्जैनी। तो ये तीनों हमारा है, पहला, दूसरा, तीसरा, ऑप्शन नंबर 1 में, ए में, तो ये सही हो जाएगा। अगला है, मौर्य काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से भी हमें जो सही है वो बताना है। तो पहला सही है, तक्षशिला और उज्जैनी दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर स्थित थे। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर पहला यानी कि ए सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें भी जो सही है वो बताना है हमें। तो पहला है, मेगास्थनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति का उल्लेख किया है। और दूसरा, अशोक के अनुसार धम्म के माध्यम से लोगों का जीवन इस संसार में और इसके बाद के संसार में अच्छा रहेगा। तो ये दोनों ही बिल्कुल सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो सही है वो बताना है इसमें भी हमें। तो पहला है, ह्वेनसांग के आगमन के समय तक पाटलिपुत्र खंडहर में बदल चुका था। दूसरा, मौर्य काल में पोहार समुद्र तट पर बसा नगर था। और तीसरा, मौर्य काल में से मथुरा व्यावसायिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था। तो ये तीनों ही बिल्कुल सही हैं हमारे, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है, मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है?
तो जो सही है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2। अशोक ने विभिन्न सामाजिक समूहों तक धर्म का प्रसार करने के लिए धम्म महामात्र नियुक्त किए। ये बिल्कुल सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केवल 2। अगला है, अशोक के शिलालेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें भी जो सही है वो बताना है हमें। इसमें भी ऑप्शन नंबर 2 ही सही है। शिलालेख अशोक की घरेलू और विदेश नीतियों पर प्रकाश डालते हैं। तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी में केवल 2 सही हो जाएगा ये। अगला है, मेगास्थनीज ने निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में भारत का भ्रमण किया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला है, कौटिल्य ने किस राजमार्ग को मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के लिए सर्वाधिक उपयोगी बताया है? सही उत्तर है प्रतिष्ठान श्रावस्ती राजमार्ग। अगला है, प्राचीन भारत के आर्थिक प्रणाली से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो एक तरफ शब्दावली है और दूसरी तरफ उसका विवरण दिया गया है और इसमें जो सम्मिलित नहीं है वो हमें बताना है। तो जो सम्मिलित नहीं है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, उद्रंग गुप्तकालीन सिंचाई कर। अगला देखते हैं, लोहे का प्रचुर प्रयोग, आहत मुद्राओं की बहुतायत, उत्तरी काला पॉलिशदार मृदभांड नाम से प्रसिद्ध, मिट्टी के बर्तनों की भरमार, पकी ईंटों, घेरदार कुओं का प्रचलन और पूर्वोत्तर भारत में नगरों का उदय आदि किस काल में गंगा मैदान की भौतिक संस्कृति के आधार थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मौर्य काल। अगला देखते हैं, ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपियों को किसने पढ़ा? सही उत्तर होगा जेम्स प्रिंसेप। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से मौर्य इतिहास के साहित्यिक स्रोत हैं? तो जो है साहित्यिक स्रोत वो है, पहला अर्थशास्त्र, दूसरा इंडिका और चौथा मुद्रा राक्षस। तो ये है हमारे ऑप्शन नंबर सी में, पहला दूसरा चौथा, तो ये सही हो जाएगा। अगला है, मौर्य प्रशासन के संदर्भ में सन्निधाता का पद संबंधित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजकीय कोष एवं भंडार गृह का मुख्य संरक्षक। अगला है, अशोक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कथन में से हमें सेलेक्ट करना है कौन सा वाला सही है। तो जो सही है वो है पहला, उसने धर्म महामात्र के कार्यकाल की शुरुआत की, और तीसरा, उसके शासनकाल में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। पहला और तीसरा ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, जैन धर्म से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें जो सही नहीं है वो बताना है हमें। तो जो सही नहीं है वो है हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा, ऋषभ देव के सम्मान में श्रवणबेलगोला कर्नाटक में गोमतेश्वर की प्रतिमा का निर्माण करवाया गया। तो ये सही नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, मौर्य काल में प्रचलित संस्था एवं संचार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सही उत्तर होगा गुप्तचर व्यवस्था से। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अंग हैं? सही उत्तर का चयन करना है कूट में से हमें। तो पहला है राज्य के सप्तांगों की चर्चा, दूसरा दीवानी फौजदारी तथा व्यक्तिगत कानून का उल्लेख, और तीसरा युद्ध में विजय के उपाय। तो ये तीनों ही हैं विशेषताएं अर्थशास्त्र की, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो सही है वो बताना है हमें। तो पहला है, मौर्यकालीन स्तंभों की रचना
एकल चट्टानों को काटकर नहीं बल्कि टुकड़ों में की गई थी, और दूसरा, लोमस ऋषि की गुफा को अशोक द्वारा बौद्ध धर्मियों के लिए संरक्षित किया गया था। तो ये दोनों ही सही नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ना तो एक और ना ही दो। अगला है, मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और इसमें भी जो सही है वो बताना है हमें। तो पहला है, उज्जैनी इस साम्राज्य का एक प्रमुख राजनीतिक केंद्र था, और दूसरा, धम्म के संदेशों का प्रसार करने के लिए धम्म महामात्र नियुक्त किए गए थे। तो ये दोनों ही सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, मौर्य प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो जो सही है वो है ऑप्शन नंबर 2। एक प्रांत को चक्र कहा जाता था और यह राष्ट्रपाल नामक अधिकारी द्वारा प्रशासित होता था। तो ये जो है सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, केवल 2। अगला है, मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नांकित कथनों में क्या सही नहीं है। तो जो सही नहीं है वो है, पहला, सोपारा तथा ताम्रलिप्ति पूर्वी तट पर स्थित महत्वपूर्ण बंदरगाह थे। दूसरा, गरुड़ की छाप वाली आहत रजत मुद्राएं मौर्य साम्राज्य की मान्य मुद्राएं थी। और तीसरा, प्रणय एक प्रकार का व्यापार कर था। तो ये तीनों ही जो है वो सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सही नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ये तीनों की तीनों ही गलत है। अगला देखते हैं, मौर्य काल में गंगा के मैदान की संस्कृति साम्राज्य के सीमांत क्षेत्रों में फैल गई। गंगा मैदान की इस नई संस्कृति के आधार क्या थे। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, उत्तरी काला पॉलिशदार मृद भांड। दूसरा, पकी ईंटों का प्रयोग। तीसरा, छल्लेदार कुओं का प्रचलन। और चौथा, पूर्वोत्तर भारत में नगरों का उदय। तो ये चारों सही हैं बिल्कुल, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, निगाली सागर लघु स्तंभ लेख का संबंध किस धर्म से है। सही उत्तर होगा बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, भारत में मुद्रा व्यवस्था के विकास के संदर्भ में से कौन सा सही है। जो सही है वो होगा, चलिए देख लेते हैं। पहला, मौर्यकालीन सिक्कों पर केवल शासकों की आकृति खुदी होती थी, जबकि यूनानी शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर शासकों की आकृति के साथ उनका नाम खुदा होता था। और दूसरा, प्रारंभिक सिक्कों पर खुदी आकृतियों पर भारतीय प्रभाव अधिक है, जबकि परवर्ती काल के सिक्कों पर यूनानी प्रभाव की व्यापकता है। तो ये दोनों ही सही नहीं हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ना तो एक और ना ही दो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। होप आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।